जी प्यार साथ नमस्कार। मैं देवेंद्र कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप एकदम बहुत मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे दोस्त, और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है हम लोग RRB NTPC और ग्रुप डी के लिए पढ़ रहे हैं, और इसमें सारे जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं उनको कर रहे हैं इस प्रैक्टिस सेट में। तो दोस्त आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 13। इससे पहले हम लोग 12 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। और दोस्त ये क्लास आपको सुबह 9 बजे मिलती है। कितने बजे? 9 बजे मिल जाती है। और शाम को 5 बजे आपको मिलता है गणित का प्रैक्टिस सेट। उसमें दोस्त हम नंबर सिस्टम को खत्म कर चुके हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और रह गया, उसे हम आज देख लेंगे। तो दोस्त जुड़े रहिए MLID के साथ, और आप अपनी तैयारी को धार देते रहिए। सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न हम आपके सामने इसी तरह से प्रैक्टिस सेट में करा देंगे। तो दोस्त शुरू करते हैं इसी के साथ आज का पहला प्रैक्टिस सेट। और आज का पहला प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है दोस्त 13 नंबर प्रैक्टिस सेट है। इसका पहला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालय में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षिक उत्कृष्ट केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? तो दोस्त नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आप कहेंगे नालंदा की कुमारगुप्त ने की थी। किसने दोस्त? कुमारगुप्त ने की थी। दोस्त कुमारगुप्त कौन था? तो सबसे पहले आप जानेंगे गुप्त वंश। किसके? गुप्त वंश। तो दोस्त गुप्त वंश में कितने शासक हुए हैं? धीरे धीरे जो महत्वपूर्ण शासक है उनको जानेंगे। सबसे पहले श्रीगुप्त। श्रीगुप्त कौन है दोस्त? इसके संस्थापक हैं, और इसका समय 240 से 280 AD तक है। ठीक है दोस्त। उसके बाद आता है घटोत्कच, इसका पुत्र। दोस्त ये रहता है 280 से 319 तक। उसके बाद आता है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, और इनका शासनकाल रहता है दोस्त 319 से 334 तक, या 335 कह दें। उसके बाद इनका पुत्र आता है समुद्रगुप्त। इसका शासनकाल रहता है दोस्त 335 से 380 तक। उसके बाद आता है दोस्त चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, और दोस्त इसका शासन रहता है 380 से 415 तक। और दोस्त इसके बाद आ जाता है कुमारगुप्त। और इसका शासनकाल रहता है दोस्त 415 से 455 वर्ष। कहाँ तक दोस्त? 455 तक। तो कुमारगुप्त कौन है? ये गुप्त वंश का शासक है, और इसका शासनकाल 415 से 455 वर्ष तक रहेगा। ठीक है दोस्त, इतने समय तक ये रहेगा। हर्षवर्धन दोस्त कब बैठा था गद्दी पे? 606 से, और 606 से दोस्त 645 तक रहा, या 47 तक। और चंद्रगुप्त मौर्य दोस्त 323 BC से, और दोस्त 298 BC तक। अशोक दोस्त 269 BC से 232 BC तक इसका शासनकाल है। ठीक है दोस्त, तो ये मौर्य वंश का शासक है। ये मौर्य वंश का शासक है। हर्षवर्धन वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश का शासक है। हर्षवर्धन वंश या जो पुष्यभूति वंश है इसके संस्थापक कौन थे? तो आप कहेंगे पुष्यभूति। और दोस्त कुमारगुप्त की बात करें तो कुमारगुप्त कौन है? गुप्त वंश का शासक है। दोस्त श्रीगुप्त की बात करें तो जो श्रीगुप्त है इनकी एक उपाधि थी, उपाधि है इनकी महाधराज। महाधराज, ठीक है दोस्त। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, इसकी जो उपाधि है इसकी है दोस्त महाराजा धराज। महाराजा धराज, महाराजा धराज इसकी उपाधि है। ठीक है दोस्त, तो इन दोनों को उपाधि मिली थी। ठीक है। उसके बाद जो समुद्रगुप्त है दोस्त, ये अच्छा बीड़ा वादक है। ये बीड़ा वादक
दोस्त कैसे पता लगता है ये वीणावादक है? तो जो समुद्रगुप्त है, इसके समय के जो सिक्के हैं उन सिक्कों पर इसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। जैसे समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है दोस्त, और ये अपने आप में एक कवि भी था। कौन था? कवि भी था। ठीक है दोस्त। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने किस पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ युद्ध किया? तो दोस्त हर्षवर्धन की जब मृत्यु हो जाती है, हर्षवर्धन 606 से 647 तक रहता है। 606 से 647। दोस्त हुआ क्या था, जो हर्षवर्धन है, ये जब गद्दी पर बैठा तो ये 606 में बैठा और 647 तक रहा। इसकी एक बहन थी राजश्री वर्धन, और इसका एक भाई था। तो दोस्त इसकी जो बहन थी राजश्री वर्धन, ये कन्नौज के शासक के साथ ब्याही गई। कहाँ? कन्नौज के शासक के साथ। तो दोस्त कन्नौज के शासक की हत्या कर दी। जब कन्नौज के शासक की हत्या कर दी गई शशांक के द्वारा, किसने दोस्त? शशांक ने कर दी। उसके बाद कन्नौज पर आधिपत्य किसका हो गया? कन्नौज पर आधिपत्य हो गया हर्ष का। लेकिन जब हर्ष की मृत्यु हो जाती है, हर्ष की मृत्यु 647 में हो गई, उसके बाद प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूट वंश, इन सभी में आपस में संघर्ष होने लगा। और दोस्त जब इनमें संघर्ष होता है तो इनमें जो संघर्ष हुआ लगभग लगभग 200 वर्ष तक संघर्ष चला। कितने वर्ष तक दोस्त? 200 वर्ष तक ये संघर्ष चला। किसके लिए? कन्नौज के लिए। अच्छा, कन्नौज के लिए संघर्ष क्यों चला? क्योंकि जो मेन रूट था वो कन्नौज से होकर ही गुजरता था, और जो इत्र की होड़ लगी हुई थी उस समय, इत्र, तो सबसे ज्यादा पवित्र का इत्र कहाँ मिलता था? कन्नौज में। और कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्त। तो जो सबसे जब ये कन्नौज के पर लगभग 200 साल युद्ध चला, तो अंतिम विजय किसकी हुई? तो दोस्त अंतिम विजय गुर्जर प्रतिहार शासकों की हुई। किसकी दोस्त? गुर्जर प्रतिहार। ये गुर्जर प्रतिहार शासक है, ये अंत में विजय हुए। ठीक है दोस्त। हर्षवर्धन, अगर इनकी राजधानी की बात करें तो दोस्त हर्षवर्धन की राजधानी भी कहाँ थी? कन्नौज में ही राजधानी थी। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? तो दोस्त आप बताएंगे इसे। तो दोस्त गुप्त वंश की राजधानी कहाँ थी? तो गुप्त वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। कहाँ पे दोस्त? पाटलिपुत्र। जब मगध साम्राज्य पर 4 जो प्रमुख राजवंश हुए थे, हर्यक वंश, उसके बाद उसका उसके बाद हुआ था आपका शशनाग वंश। ठीक है दोस्त। शुंग वंश, क्या? हर्यक वंश, शुंग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। तो दोस्त इन वंश के बाद जो मगध की स्थिति थी, मगध की स्थिति बिगड़ती गई। और जब मगध की स्थिति बिगड़ती गई तो मगध को कोई अच्छा शासक नहीं हुआ और ये कई क्षेत्रों में टूट गया। उसके बाद धीरे धीरे जब गुप्त आए तो गुप्तों ने धीरे धीरे पाटलिपुत्र को अपने कब्जे में लिया और अपनी राजधानी बनाया और धीरे धीरे समृद्ध हुए। तो दोस्त अगर गुप्तों की बात की जाए तो गुप्तों में जो वास्तविक संस्थापक है, गुप्त काल, इसका वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है दोस्त। चंद्रगुप्त प्रथम। अब चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है तो दोस्त ये 319 एडी में 319 एडी में गद्दी पर बैठा और 334 तक रहा। तो दोस्त जब 319 में ये गद्दी पर बैठा उसी समय एक गुप्त संवत शुरू हुई थी, क्योंकि 319 में ये गद्दी पर बैठा उसी समय इसने एक गुप्त संवत शुरू की और इसको हम गुप्त संवत के नाम से ही जानते हैं। गुप्त संवत स्टार्ट की। ठीक है दोस्त। कल आपको बताया था शक संवत कब स्टार्ट हुई दोस्त? आप बताइए। शक संवत, यह प्रश्न आपसे रहेगा दोस्त, शक संवत कब शुरू हुआ था? ठीक है। अगला प्रश्न है, हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में माना गया।
तो दोस्त हर्ष की मृत्यु के बाद जो 7वीं शताब्दी है इसमें राजपूत आए थे और राजपूतों के काल को एक अंधा युग के नाम से माना गया। और ये 7वीं शताब्दी से मतलब 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी तक राजपूत जो रहे वो रहे थे। ठीक है दोस्त, इनके युग को किस नाम से जाना जाता है? अंधे युग के नाम से जाना जाता है। अगला है चीनी यात्री इत्सेंग ने 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा था। तो दोस्त चीनी यात्री जो था इत्सेंग, कौन था? इत्सेंग यह बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने आया था और इसने ताम्र लिपि में रह करके 3 वर्ष बताए थे। और यहाँ पे सॉरी दोस्त, तो ताम्र लिपि में रहकर इसने संस्कृत सीखा था यहाँ पे। ठीक है, अगला संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में हुई है? तो दोस्त संगम साहित्य की रचना तमिल भाषा में हुई है। किस भाषा में? तमिल भाषा में। दोस्त जिस तरह से उत्तर भारत पर जो राजवंश थे वो राज कर रहे थे, उसी तरह से दक्षिण भारत में भी कुछ राजवंश थे। तो संगम काल में 3 राजवंशों ने राज किया है और वो 3 राजवंश कौन कौन से? एक तो चेर, चोल और दोस्त पांडे। कौन? चेर, चोल और पांडे। ठीक है दोस्त, अब दोस्त पांड्य वंश के संस्थापक, तो दोस्त इसके संस्थापक पांड्य नेडियान। दोस्त चोल वंश के संस्थापक, तो दोस्त इसके विजयालय चोल। और दोस्त चेर वंश के संस्थापक, एक मिनट रुको दोस्त, एक मिनट प्लीज। तो दोस्त ये बता रहे थे चेर संस्थापक है, इसके चेर वंश के संस्थापक है चेरियल नाथन इसके संस्थापक है। ठीक है दोस्त। अच्छा दोस्त, जो संगम वंश था इस समय इसका साहित्य लिखा गया, तो इसका जो साहित्य लिखा गया तो इसमें एक प्रसिद्ध पुस्तक है, एक बुक है प्रसिद्ध दोस्त, तोलकपियम। ठीक है दोस्त। तो दोस्त ये इसकी कैसी है? ये साहित्य की प्रसिद्ध पुस्तक तोलकपियम मानी जाती है। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किया था? तो दोस्त शिपिंग उद्यम किसने स्थापित किया था? तो दोस्त जो शिपिंग उद्यान है ये दोस्त चोल शासकों ने स्थापित किया था। किसने? चोल शासकों ने। तो दोस्त चोल शासकों के समय के प्रमुख बंदरगाह हैं, कौन सा है दोस्त? तो प्रमुख बंदरगाह है महाबलीपुरम, कन्नूर। तो दोस्त ये इस समय के प्रमुख बंदरगाह माने जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक किससे संबंधित है? तो दोस्त पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय ये चालुक्य शासक है, कुषाण वंश के हैं, मगध वंश के हैं या चोल वंश के हैं? तो दोस्त ये जो थे पुलकेशिन फर्स्ट और पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के शासक है। दोस्त जो पुलकेशिन द्वितीय है इसने हर्ष जो वर्धन हुआ था, हर्षवर्धन जो पिछले आग में पड़ा था, उस शासक को हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे ही रोक दिया था दक्षिण विजय करने के लिए। जब हर्षवर्धन दक्षिण विजय करता हुआ जा रहा था तो कौन सा शासक था जिसने हर्ष को रोका था? तो आप कहेंगे वो चालुक्य वंश का पुलकेशिन द्वितीय था। कौन था दोस्त? पुलकेशिन द्वितीय नाम का शासक था जिसने हर्ष को नर्मदा नदी तट पर रोका था। ठीक है दोस्त। अच्छा, चालुक्यों के संस्थापक, दोस्त चालुक्यों की 3 शाखाएं थी। कितनी? 3। एक बादामी के चालुक्य, इन्हें बातापी के चालुक्य। ठीक है दोस्त, एक बादामी के चालुक्य हो गए या फिर बातापी के चालुक्य हो गए। और दोस्त दूसरे चालुक्य थे
वो थे कल्याणी के चालुक्य। कल्याणी के चालुक्य, ठीक है दोस्त। और एक तीसरे शासक और थे जिनका नाम था, तीसरे थे दोस्त वेंगी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य। तो दोस्त इसमें जो बादामी के चालुक्य हैं, इनका संस्थापक, इनकी स्थापना किसने की थी? तो दोस्त पुलकेशिन प्रथम ने की थी। किसने? पुलकेशिन प्रथम ने की थी। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे दोस्त? संस्थापक कुजुल कड़फिसेस, कुजुल कड़फिसेस। दोस्त कैसे याद करेंगे इसे? आप कहेंगे कि जो सांड है, कुषाण, कुषाण में क्या आ रहा है? सांड। जो सांड है दोस्त, वो फिश खाएंगे क्या? तो फिश को नहीं खाएंगे। जो सांड है वो फिश नहीं खाते, तो कुषाण के कुजुल कड़फिसेस, ठीक है। मगध वंश के दोस्त आपको बता ही दिया, और चोल वंश के विजयालय चोल, ये भी आपको बता दिया, ठीक है दोस्त। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गई और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी। तो दोस्त कौन हो गए सबसे ज्यादा शक्तिशाली? प्रतिहार, पाल, चोल, तो आप कहेंगे पल्लव। तो दोस्त पल्लव जो हो गए वो 7वीं और 8वीं सदी में बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गए, और इनकी राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। कहाँ पे दोस्त? कांचीपुरम में इनकी राजधानी थी। अच्छा, पल्लव वंश के संस्थापक कौन है दोस्त? संस्थापक, तो दोस्त इसके संस्थापक हैं सिंह विष्णु, सिंह विष्णु। तो आप इसे कैसे याद रखेंगे दोस्त? हम तो सिंह विष्णु की गोद में पले हैं। किसकी गोद में पले हैं दोस्त? सिंह विष्णु की गोद में पले थे। सिंह विष्णु की गोद में पले थे, तो आप बताएंगे पल्लव वंश के कौन है? सिंह विष्णु है, सिंह विष्णु की गोद में। दोस्त प्रतिहार, तो इसके कौन थे? पाल वंश के कौन थे दोस्त? और चोल के कौन थे? तो पाल वंश के दोस्त बता दिया, गोपाल। और दोस्त चोल वंश के कौन है? तो आप कहेंगे विजयालय चोल। दोस्त एक और यहां लिखेंगे आप, राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश, तो दोस्त राष्ट्रकूट वंश के थे दंती दुर्ग। एक लिखेंगे आप सातवाहन वंश, सातवाहन वंश। दोस्त इसके थे सिमुक। कौन? सिमुक थे दोस्त इसके। और कौन सा रह गया? प्रतिहार के वंश, प्रतिहार वंश के कौन थे दोस्त? तो दोस्त प्रतिहार वंश के थे नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम, ठीक है दोस्त। ये कुछ वंश है, उनके संस्थापक है। लेकिन अगर 7वीं और 8वीं सदी में कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे, तो दोस्त आप बताएंगे पल्लव वंश। और पल्लव वंश में कौन है? तो दोस्त आप बताएंगे सिंह विष्णु। पल्लव वंश कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? तो दोस्त ये थे महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन जो है वो पल्लव शासक है, और ये संस्कृत नाटक लिखा करते थे, ठीक है दोस्त। तो कौन से राजा थे? महेंद्र वर्मन संस्कृत नाटक लिखा करते थे। अगला प्रश्न, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्त यहाँ से 2 प्रश्न आपको मिलेंगे, फिर आप पॉलिटी के, फिर उसके बाद 2 प्रश्न मिलेंगे आपको ज्योग्राफी के, ठीक है दोस्त। उसके बाद स्ट्रेटेजी के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, और उसके बाद आपको मिलेंगे बाद में उसके एनवायरमेंट के, ठीक है दोस्त। तो सबसे पहला यह प्रश्न है पॉलिटी का, कि संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्त संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो सवाल लाने का मतलब ये नहीं कि इतना इजी है, लेकिन आप ये देखिए पूछा कितने बार गया। ग्रुप डी, एनटीपीसी, एनटीपीसी 2018 में, 16 में, 21 में। तो दोस्त ऐसे सवाल ये है कि बहुत जल्दी रिपीट होते हैं। तो 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? तो दोस्त 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर, संविधान तैयार हुआ, बना।
और दोस्त इसका कुछ भाग मतलब आंशिक रूप से लागू, आंशिक रूप से लागू हुआ और इसी दिन संविधान सभा के द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया, संविधान को अंगीकृत किया गया। आपने प्रस्तावना पढ़ी होगी, उसमें लिखा होगा कि आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, आत्मार्पण और अधिनियमित करते हैं। ठीक है दोस्त, तो आपने ये पढ़ा होगा। तो 26 नवंबर कब? 1949 को। क्या दोस्त ये दिवस 26 नवंबर 1949 के बाद से ही मनाना शुरू हुआ? तो आप कहेंगे तुरंत बात तो नहीं हुआ था, लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई थी 2015 से शुरू हुआ। 2015 से शुरू किया गया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की 125वीं जयंती पर, 125वीं जयंती पर, ठीक है दोस्त, 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में इसे मनाया गया। ठीक है दोस्त, जयंती तो 26 नवंबर को नहीं होती, 14 अप्रैल को होती है, लेकिन ये उसके उपलक्ष्य में मनाया गया था। भारत का संविधान को लागू हुआ, देखना दोस्त कितने बार पूछा गया, 1 2 3 4 5। तो दोस्त संविधान लागू हुआ, ये तो आपको पता है कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कब दोस्त? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। दोस्त 26 जनवरी 1950 को जब से संविधान लागू हुआ, तब से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते। क्या मनाते? गणतंत्र दिवस। लेकिन दोस्त इससे पहले बनाते दोस्त, भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता मिली। लेकिन दोस्त 15 अगस्त 1947 से पहले 26 जनवरी को किस रूप में मनाते थे? तो दोस्त 15 अगस्त 1947 से पहले इसे स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। इससे पहले इसे स्वतंत्रता दिवस रूप में मनाते थे। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहले किस रूप में मनाते थे इसे? इससे पहले 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे। ठीक है दोस्त, उसके बाद 22 जुलाई और 1947 इसको दोस्त स्वीकार किया गया था। कुछ आगे आएगा प्रश्न, इसलिए नहीं बता रहा हूं। प्रश्न इसका कल कराएंगे दोस्त, इसलिए आज नहीं पढ़ना उसे। सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो दोस्त सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। क्या दोस्त? नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन में क्या है? तो दोस्त जो सूर्य है या तारे हैं, इनका जो मेन स्रोत होता है, मुख्य स्रोत होता है ऊर्जा का, इनका मुख्य स्रोत दोस्त हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन। अब सूर्य की बात की जाए तो दोस्त सूर्य में हाइड्रोजन की मात्रा 71% है। उसके बाद हीलियम की मात्रा 26.5% है। और दोस्त अन्य जो रह गए अन्य तत्व, तो दोस्त अन्य तत्वों की मात्रा 2.5% रह जाती है। ठीक है दोस्त, तो जो नाभिकीय संलयन होता है, ये क्या होता है? दो हाइड्रोजन मिलते हैं, 1H2 प्लस 1H2, और ये दोनों मिलकर के दोस्त ट्वाइस He4 बनाते हैं। मतलब एक तो यहाँ पे क्या मिलता है? हाइड्रोजन, फिर दूसरा हाइड्रोजन मिलता है, और ये बनाते हैं हीलियम, और यहाँ पे मुक्त होती है ऊर्जा। क्या मुक्त होती है दोस्त? ऊर्जा। तो दोस्त इसी से ऊर्जा मुक्त होती है। इसका जो कारण है वो क्या है? सूर्य से ऊर्जा मुक्त होने का कारण क्या है दोस्त? तो आप बताएंगे नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन की क्रिया के द्वारा सूर्य ऊर्जा मुक्त करता है। अगला प्रश्न है, सूर्य पृथ्वी की सतह पर कितने मिनट का कोण बनाता है? तो दोस्त सूर्य पृथ्वी की सतह पर 32 मिनट का कोण बनाता है। कितने दोस्त? 32 मिनट का कोण बनाता है। यहाँ पे सूर्य से संबंधित कुछ बातें और सीखते हैं दोस्त। सूर्य जो है
तो दोस्त सूर्य में इस तरह से ये सूर्य होता है। इसकी जो बाहरी परत है ये दोस्त बाहरी परत जो इसकी है इसे हम कोरोना कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कोरोना। कोरोना। और दोस्त ये सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है। किस समय? सूर्य ग्रहण के समय। इसका जो टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 5500 डिग्री सेल्सियस। इसकी दोस्त बाहरी परत, इसी को 5500 से हम कहें 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस। इसके दोस्त केंद्र का जो टेम्परेचर होता है, केंद्र का टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर होता है दोस्त 1.5 इंटू 10 की पावर 7 डिग्री सेल्सियस। कितना दोस्त? 1.5 इंटू 10 की पावर 7 डिग्री सेल्सियस इसका केंद्र का टेम्परेचर होता है। दोस्त सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक आने में आप लिखेंगे सूर्य की किरणों को या प्रकाश को, है ना, पृथ्वी तक आने में आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, या कहें 500 सेकंड। ये दोस्त कितना हो गया? ये 500 सेकंड। 500 सेकंड। दोस्त अगर सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी पूछी जाए तो सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी 14,96,000 किलोमीटर है। कितनी है दोस्त? 14,96,000 किलोमीटर है सूर्य से पृथ्वी की दूरी। ठीक है दोस्त, तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, सबसे लंबी मूंछ प्रतियोगिता का आयोजन निम्न तरह से किस मेले में किया जाता है? तो दोस्त त्रिशूलपुरम। कहाँ पे? ये कहाँ मनाया जाता है दोस्त? ये केरल में मनाया जाता है। उसके बाद किला रायपुर खेल महोत्सव, हॉर्नबिल। हॉर्नबिल दोस्त कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड। नागालैंड। दोस्त नागालैंड को और देख लेते हैं। नागालैंड में हॉर्नबिल। तो दोस्त नाग कहाँ से निकलेगा? बिल से। नाग कहाँ से निकलेगा? बिल से। जब नाग को कोई लड़की देखती है तो वो क्या करेगी? चिल्लाएगी। तो सी क्राई, तो आप कहेंगे सैक्री नहीं, सी क्राई। फिर उसे आ जाएंगे दोस्त आंसू, तो आप कहेंगे मुआत्सु, मुआत्सु। फिर दोस्त आप उसे बचा लेंगे तो आप कहेंगे एम से बचा लिया, एम से। कौन सा दोस्त? एम से। तो कहां से बचाया आपने? एम से बचा लिया। तो नागालैंड के कौन कौन से? हॉर्नबिल, सैक्रेनी, मुआत्सु, एम से। ठीक है दोस्त। और जो पुष्कर मेला है, यहाँ पे मूछों की प्रतियोगिता होती है, मूछ प्रतियोगिता। और दोस्त जो पुष्कर मेला है ये राजस्थान, राजस्थान के अजमेर जिला, अजमेर जिला के पुष्कर शहर में लगता है। पुष्कर शहर में आयोजित होता है। दोस्त यही पुष्कर शहर में ही विश्व का एकमात्र मंदिर, दुनिया का एकमात्र मंदिर, एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर मंदिर है। कहाँ दोस्त? पुष्कर में। और इसी को ऊंट मेला के नाम से भी जानते हैं। क्या? ऊंट मेला। ठीक है दोस्त। और यहाँ लंबी मूछों की प्रतियोगिता भी यहीं पे होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। संबंधित राज्यों में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक उत्सवों के दिए गए क्रम के अनुसार राज्यों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो दोस्त हम्पी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उसके बाद मामल्लपुरम, उसके बाद निशांगथी और ताज महोत्सव। तो दोस्त ताज महोत्सव तो सबको पता होगा। ताज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो आप क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद दोस्त हम्पी के स्मारक कहाँ है? आप कहेंगे कर्नाटक। कहाँ पे दोस्त? कर्नाटक, कर्नाटक। तो दोस्त ये केरल से स्टार्ट है, ये नहीं होगा, इसे आप पहले ही काट चुके। तो कर्नाटक। और दोस्त ये तमिलनाडु है, तो आप क्या कहेंगे? कर्नाटक। और जो मामल्लपुरम के मंदिर है ये दोस्त तमिलनाडु है,
कहाँ है? तमिलनाडु में। और निशांगति दोस्त कहाँ पर मनाया जाता है? ये केरल में मनाया जाता है। तो देखना, पहला कर्नाटक, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा केरल और चौथा उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से इनका क्रम ठीक है। अगला प्रश्न है, एक एटमोस्फियर। दोस्त यहाँ से आपको शुरू होते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी क्यों? ये दोस्त ज्योग्राफी में भी आ जाएगा, लेकिन ये फिजिक्स का है, ये फिजिक्स में लिया गया है। एक एटमोस्फेरिक प्रेशर मतलब 1 atm, 1 atm किसके बराबर होता है? तो दोस्त 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। देखना कहाँ पे लिखा है दोस्त, तो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल कहाँ लिखा है? एक एटमोस्फेरिक प्रेशर में होता है। ठीक है दोस्त। अच्छा, एटमोस्फेरिक प्रेशर इसको क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय तो दोस्त वायुमंडलीय दाब होता क्या है? तो आप कहेंगे कि पृथ्वी के एकांक क्षेत्रफल पर, पृथ्वी के एकांक क्षेत्रफल पर, ये पृथ्वी है, इसके किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले संपूर्ण वायुमंडल का भार, तो जितना भी वायुमंडल है उसकी सभी परतों का भार, जितना भी एक एकांक क्षेत्रफल लगेगा, इसी को हम क्या कहते हैं दोस्त? इसी दबाव को क्या कहते हैं? आप कहेंगे वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। पृथ्वी के एकांक क्षेत्रफल लगने वाले वायुमंडल के दबाव को क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब कहते हैं। और ये दोस्त 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। एक डायोप्टर के बराबर होता है। तो दोस्त जो डायोप्टर होता है, तो डायोप्टर क्या होता है? आप कहेंगे कि फोकस दूरी, अगर फोकस दूरी किसमें दी है? मीटर में। तो एक डायोप्टर दोस्त जो होगा 1/f, मतलब फोकस दूरी होगा। तो दोस्त एक डायोप्टर बराबर आप 1 यहाँ पे देखेंगे तो दोस्त एफ क्या है? एफ मीटर होता है, मीटर होता है। तो एक डायोप्टर आप बराबर क्या कर देंगे? 1 मीटर इनवर्स कर देंगे। क्या कर रहे हैं दोस्त? 1 मीटर इनवर्स। यही आप कहेंगे 1 मीटर इनवर्स किसका होता है? डायोप्टर। तो दोस्त डायोप्टर किसका मतलब होता है? आप कहेंगे आंखों की क्षमता का, आंखों की क्षमता। तो दोस्त ये पी हो जाएगा, पी बराबर होता है F/, ठीक है दोस्त। और पी का मात्रक क्या है? एक डायोप्टर। और एफ का मात्रक क्या है दोस्त? मीटर। जब मीटर ऊपर जाएगा तो आप इनवर्स कर देंगे। तो एक डायोप्टर होता है 1 मीटर इनवर्स। NH4NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो दोस्त नाइट्रोजन का प्रतिशत निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पूरे यौगिक का, जो ये दिया है NH4NO3, ठीक है, इसका पूरे का निकालेंगे। क्या? पूरे का अणुभार निकालेंगे। तो इसका निकालेंगे दोस्त कैसे? एन, एन कितने पर है दोस्त? 14 पर। कितने पर? 7 पर है। लेकिन इसका होता कितना है? 14। एच कितने पर है दोस्त? 1 पर। इसका होता कितना है? 1। एन कितने पर है दोस्त? 1 पर। इसका होता कितना है? एन कितने पर? 7 पर। इसका होता कितना है दोस्त? 14। ओ कितने पर है दोस्त? 8 पर। इसका होता कितना है? 16। ठीक है दोस्त, इसका परमाणु भार कितना होता है? 16। अच्छा, अब इसे लिख लो NH4NO3 का परमाणु भार। तो दोस्त आप कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे एन का कितना है? आप कहेंगे एन का 14 प्लस एच का कितना है? आप कहेंगे 1 × 4, क्योंकि 4 अणु है इसके। फिर एन का कितना है दोस्त? 14। फिर ओ का कितना है दोस्त? 16। और कितने अणु हैं? 3। तो आप कर लेंगे इसे 14 प्लस 4 प्लस 14 प्लस 16 थी 48। कितना दोस्त? 48। आप जोड़ेंगे 14 और 14 28, 28 और 4 32, 32 और 50 और 30 80। तो दोस्त ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। अब पूछा किसका है? नाइट्रोजन का। तो दोस्त नाइट्रोजन का 14 और 14 कितना हो जाएगा? 28। अगर नाइट्रोजन की प्रतिशत पूछिए, नाइट्रोजन की प्रतिशत बराबर, तो नाइट्रोजन कितना दोस्त? 14 और 14, 14 और 14 28। कितने में से दोस्त? 80 में से। और परसेंटेज के लिए 100 आप लगाएंगे, बिंदी से बिंदी खत्म। और यहाँ 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 2 पंजे 10 और 5 सत्ते 35। कितना आ जाएगा दोस्त? 35%। तो आप कहेंगे 35% इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त। अगला है प्रश्न।
अगला प्रश्न है, पदार्थ का होगा सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। तो दोस्त सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है तो आप कहेंगे अणु। अणु परमाणु का ऐसा तत्व है या ऐसा एक कण है, ऐसा एक भाग है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। लेकिन इससे छोटा भी दोस्त परमाणु होता है, लेकिन परमाणु कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। क्या कहते हैं दोस्त, परमाणु कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में रहने वाला किसी भी पदार्थ या यौगिक का सबसे छोटा कण जो होगा वो अणु हो जाएगा। ठीक है दोस्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोशिका घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है। तो दोस्त कोशिका के प्रोटीन कारखाने, प्रोटीन को बनाने के लिए किसे जाना जाता है। तो दोस्त राइबोसोम को जाना जाता है। किसे? राइबोसोम, प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री दोस्त। उसके बाद ये तो आपको कल भी बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है दोस्त, पावर हाउस ऑफ द सन। और दोस्त हरित लवक किसके लिए होता है। तो दोस्त हरित लवक फूड बनाने के लिए होता है। किसके लिए? फूड, भोजन बनाने के लिए होता है। ठीक है दोस्त। तो यहाँ से आप समझ जाओगे कि राइबोसोम क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री। तो दोस्त एक लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम। तो दोस्त जो लाइसोसोम होता है इसको हम कहते हैं आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की। ठीक है दोस्त, सुसाइडल बैग के नाम से भी इसे जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे दोस्त। और अगला प्रश्न है, स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत में से किस जीव पर लागू नहीं होता। तो दोस्त स्लाइड और स्वान दो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसे हम कोशिका सिद्धांत कहते हैं। कोशिका सिद्धांत यहाँ लिखा हुआ है, सेल थ्योरी। स्लाइड एंड स्वान ने दी थी। और दोस्त ये कवकों पर लागू होता है, जंतुओं पर लागू होता है और शैवालों पर लागू होता है, लेकिन विषाणुओं पर ये लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि दोस्त जो विषाणु होते हैं ये जब तक पृथ्वी पर पड़े रहते हैं निर्जीव अवस्था में रहते हैं, जैसे ही किसी सजीव की बॉडी में आ जाते हैं तो ये सजीव हो जाते हैं, इसीलिए इनका सिद्धांत उन पर लागू नहीं होता। ठीक है दोस्त। अगला प्रश्न देखते हैं। और दोस्त अगर यहाँ पर थोड़ी सी कोशिका की बात कर लो, कोशिका तो दोस्त कोशिका की खोज 1665 रॉबर्ट हुक ने की। रॉबर्ट हुक। तो कोशिका क्या है, ये एक कोशिका है, इसके बीच में एक केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक होता है। तो दोस्त ये जो कोशिका है इसके अंदर एक कोशिका झिल्ली होती है। क्या होती है? एक कोशिका झिल्ली होती है इसके अंदर। और यहाँ पे कहीं आपका माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाएगा, कहीं पे दोस्त आपको गोल्गी काइल मिल जाएगा, तो कहीं इसके और पार्ट मिलेंगे। और इसी में दोस्त एक जेली जैसा पदार्थ बना होता है। कैसा? जेली जैसा। इस जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं दोस्त? तो इस पदार्थ को आप कहेंगे कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य कहाँ होता है दोस्त? आपसे पूछा जाए, आप क्या बताएंगे? कोशिका द्रव्य। तो दोस्त कोशिका द्रव्य कहाँ होता है? आप कहेंगे कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली और केंद्रक बीच भरे चिपचिपे पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो दोस्त इसी कोशिका द्रव्य को कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या? साइटोप्लाज्म। तो दोस्त चाहे कोशिका द्रव्य नाम से आए या फिर साइटोप्लाज्म नाम से आए, तो आप दोनों ही तरह से बता पाएंगे कि क्या है कोशिका द्रव्य। तो इसके जो ये झिल्ली है, ये कोशिका झिल्ली, और ये दोस्त क्या है? ये केंद्रक है। तो दोस्त केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जो द्रव है इसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। दोस्त केंद्रक की खोज किसने की थी? इसकी खोज
रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने दोस्त? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत? चलते हैं आगे। और इसकी खोज कब की थी दोस्त? 1831 में। 1831 में की थी। अगला प्रश्न है, अगला, आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्त आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, बताएंगे आप? गार्डन ई मूरे, एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, जेम्स गोसले। तो दोस्त अगर कंप्यूटर के जनक पूछे जाते तो आप बता देते चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ये कौन है? कंप्यूटर के जनक, कंप्यूटर के जनक। लेकिन दोस्त अगर आधुनिक कंप्यूटर का जनक पूछा है तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक है एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग कौन है? इन्होंने एक ट्यूरिंग नाम की मशीन बनाई थी, ट्यूरिंग मशीन के आविष्कारक। तो दोस्त ट्यूरिंग मशीन आविष्कारक कौन है? एलन ट्यूरिंग। और जो पूर्ण रूप से संगणक मतलब एल्गोरिथम पर आधारित थी, इसीलिए इन्हें आधुनिक कंप्यूटर के जनक के रूप में माना जाता है, एलन ट्यूरिंग। ठीक है दोस्त। और अगला प्रश्न है, पशुओं की प्रजातियां ज्यादातर के कारण लुप्त होती जा रही है। तो दोस्त पशुओं की प्रजातियां आवास विखंडन की वजह से लुप्त होती जा रही है। आप देख रहे हैं कि लगातार जंगलों को काटा जा रहा है और वहां पे नए नए आवास बनाए जा रहे हैं, इसलिए जो पशुओं की नई नई प्रजातियां थी, या फिर कुछ आप कहें कि रेड डेटा बुक में भी चली गई, तो ये पशुओं की प्रजातियां लुप्त होती जा रही हैं धीरे धीरे, क्योंकि इनके आवास खत्म होते जा रहे हैं, उनके रहने के लिए स्थान नहीं होगा, तो ये कहाँ सर्वाइवल करेंगे। ठीक है दोस्त। पौधों के विभिन्न अंग, वनस्पति और जैविक अपशिष्ट क्या कहलाते हैं? तो दोस्त पौधों के विभिन्न अंग और वनस्पति और जैविक अपशिष्ट, इन्हें बायोमास कहते हैं। तो दोस्त जैसे मृत जीव, या फिर पौधे, इन दोनों को मिला के क्या बनता है दोस्त? बायोमास बनता है, और इसी को हम कहते हैं बायोमास। ठीक है दोस्त। तो ये थे आज के 25 प्रश्न। कैसी लगी दोस्त आज की क्लास? एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं दोस्त। और अगर प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें दोस्त वीडियो को। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्त। 9 बजे मिलता है आपको जीएस का प्रैक्टिस सेट, और शाम को 5 बजे मिलता है मैथ का प्रैक्टिस सेट। मैथ के प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़िए, बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट चलता है दोस्त। और मिलते हैं अगले नए क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।